तो मैं रिपीट कर रहा हूं, बफर सॉल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं कि अ solution which resists in change of pH upon addition of acid or alkali, a solution which resists in the change of pH upon addition of acid or alkali is called buffer solution. 2 मार्क की डेफिनेशन आती है बफर सॉल्यूशन की, तो आप इस डेफिनेशन को अपने पास नोट कर लें, इसको आप अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लें कि बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जिसमें अगर आप एसिड या अल्कली ऐड करें तो अपॉन एडिशन ऑफ एसिड और अल्कली जो है इसमें पीएच में कोई एप्रिशिएबल चेंज नहीं आता। तो जब पीएच में कोई एप्रिशिएबल चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब है कि पीएच बिफोर एडिशन ऑफ एसिड और अल्कली एंड आफ्टर एडिशन ऑफ एसिड और अल्कली पीएच शुड रिमेन सेम। तो ऐसा सॉल्यूशन जो कि पीएच चेंज को रेजिस्ट करेगा, जो कि पीएच चेंज नहीं होने देगा अपॉन एडिशन ऑफ एसिड और अल्कली, हम ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब ये कैसे काम करता है, क्या होता है, इस पर हम लेटर ऑन बात करते हैं। लेकिन आम वाटर के अंदर, किसी आम सॉल्यूशन के अंदर जब आप एसिड या अल्कली डालते हैं तो पीएच चेंज होती है, क्योंकि आपको पता है कि एसिड ऐड करने पर या अल्कली ऐड करने पर सॉल्यूशन एसिडिक या अल्कलाइन हो जाता है। लेकिन बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आप एसिड डालें या अल्कली डालें, दोनों केसेस में पीएच चेंज नहीं होता या पीएच में कोई एप्रिशिएबल चेंज नहीं आता। और एक इनकी जो इंपॉर्टेंस है, इनका बहुत सिग्निफिकेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, तमाम के तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर ये बफर सॉल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ रिएक्शंस के लिए डिफरेंट पीएच रिक्वायर्ड होती है, और जब तक वो पीएच मेंटेन नहीं रहेगी तब तक वो रिएक्शन, तब तक वो प्रोसेस नहीं होता। जब तक पीएच रिटेन नहीं होगी तब तक वो रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन को एक्टिवेट करते हैं और हर एंजाइम एक खास पीएच पे काम करता है। जैसे वो एंजाइम जो आपके स्टमक के अंदर काम करेगा, वो एंजाइम आपके इंटेस्टाइन में काम नहीं करेगा, क्योंकि स्टमक की पीएच कुछ और होती है, इंटेस्टाइन की पीएच कुछ और होती है। तो बफर सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ना सिर्फ बायोकेमिकल रिएक्शंस में, ताकि बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स की पीएच को रिटेन करते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस ऐसे हैं, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल जो है इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी मेडिसिन की प्रिपरेशन ऐसी होती है जो कि पीएच सेंसिटिव होती है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो पीएच सेंसिटिव होते हैं, और जब तक उनकी पीएच को कंट्रोल नहीं किया जाता तब तक वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकता। तो बेसिकली आइडिया ये है कि जब आप किसी भी सॉल्यूशन के में बफर सॉल्यूशन रखते हैं, वहां अगर बफर सॉल्यूशन पहले से मौजूद होता है तो फिर एसिडिक या अल्कलाइन कंडीशन ऐड करने पर या चेंज होने पर वहां पर चेंज नहीं आता, और वो रिएक्शन या वो प्रोसेस उसी तरह से अपने पेस पर चलता रहता है। अब अगला सवाल ये है कि बफर सॉल्यूशन की कंपोजिशन क्या होती है, कैसे बनाते हैं बफर सॉल्यूशन। एक बफर सॉल्यूशन अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा,
तो बफर सॉल्यूशन की जो कंपोजिशन है उसमें वी नीड वीक एसिड, वी नीड वीक एसिड, और वीक एसिड के साथ साथ हमें रिक्वायर्ड होता है कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड। और ये कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो यूजुअली हम प्रोवाइड करते हैं इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। तो वीक एसिड की जो कंपोजिशन है, सॉरी बफर सॉल्यूशन की जो कंपोजिशन है उसमें आपके पास वीक एसिड होता है और वीक एसिड के साथ उसका कॉन्जुगेट बेस होता है, बट कॉन्जुगेट बेस आप उसमें ऐड करते हैं इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट। अब आप एक एग्जाम्पल देखिए, पहले तो मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट है। कॉन्जुगेट बेस में कॉन्सेप्ट रिपीट कर देता हूं, ये एएस का कॉन्सेप्ट है। क्रॉसिट एंड लोरी थ्योरी में आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब कोई भी एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो बनता है वो कॉन्जुगेट बेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वीक एसिड लेते हैं CH3CO2H, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो होगा, इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो होगा CH3CO2 नेगेटिव। तो वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो होता है जो बनता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन जो बनता है वो कॉन्जुगेट बेस है। लेकिन ये कॉन्जुगेट बेस जो हम लेते हैं ये आपको आयन की फॉर्म में कोई कॉन्जुगेट बेस नहीं मिलेगा। तो आपको अगर कॉन्जुगेट बेस इसमें डालना है, इस मिक्सचर को बनाने के लिए आपको कॉन्जुगेट बेस चाहिए, तो आप इसे सॉल्ट की फॉर्म में लेते हैं, जैसे सोडियम सॉल्ट। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये सॉल्ट आमतौर पर सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स। तो अब CH3CO2H is a weak acid. CH3CO2Na is a source of conjugate base. लेकिन ये conjugate base आपको कभी भी मार्केट में नहीं मिलेगा। मार्केट में आप जब परचेज करेंगे तो आप सॉल्ट परचेज करेंगे which contains that conjugate base. अच्छा, सॉल्ट में होता क्या है, जब ये वाला सॉल्ट जो हमने लिखा है CH3CO2 नेगेटिव Na पॉजिटिव, जब ये सॉल्ट पानी में जाता है तो ये पानी में जाकर आयोनाइज होता है टू फॉर्म CH3CO2 नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। यानी ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। जो मैं कह रहा हूँ ना, सॉल्ट को सॉल्युबल होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए ताकि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस करे। तो कोई भी बफर सॉल्यूशन जब बनता है तो बफर सॉल्यूशन की कंपोजिशन में दो चीजें मिक्स की जाती हैं। एक वीक एसिड होना चाहिए और वीक एसिड के साथ उसका कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए, जो आमतौर पर हम सॉल्ट की फॉर्म में लेते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अच्छा, अब एक और सवाल जहन में आता है कि क्या बफर सॉल्यूशन हर पीएच को कंट्रोल कर सकता है? क्या बफर सॉल्यूशन हर पीएच को कंट्रोल कर सकता है? तो ऐसा नहीं है। हर पीएच को कंट्रोल करने का बफर सॉल्यूशन अलग होता है। यानी अगर फर्ज करें कि आप सॉल्यूशन की पीएच 3 मेंटेन करना चाहते हैं
आप चाहते हैं कि pH 3 मेंटेन रहे, तो आपको जो बफर सॉल्यूशन यूज करना होगा वो ऐसा बफर सॉल्यूशन होगा जिसकी pH वैल्यू अपनी 3 होगी। pH 4 को मेंटेन करने के लिए अलग बफर सॉल्यूशन होगा, pH 8 को मेंटेन करने के लिए अलग बफर सॉल्यूशन होगा, pH 9 को मेंटेन करने के लिए अलग बफर सॉल्यूशन होगा। तो बफर सॉल्यूशन मुख्तलिफ होते हैं जो कि डिफरेंट pH को कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने अभी आपको एक पेयर ऑफ कंपाउंड बताया है, ये पेयर ऑफ कंपाउंड जो है ये हमेशा इस मिक्सचर को हम बना लेंगे तो ये हर pH को कंट्रोल करेगा, ऐसा नहीं है। आप हमेशा मुख्तलिफ किस्म के बफर सॉल्यूशंस जो होते हैं वो डिफरेंट pH को कंट्रोल करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट के कौन सी pH हमें कंट्रोल करनी है, हम उसी टाइप का बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं बफर सॉल्यूशन की, जैसे H2CO3 है, कार्बोनिक एसिड, और इसको हम NaHCO3, अब यहां Na पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव है, ये वीक एसिड है और ये इसका सॉल्ट है, एंड दिस सॉल्ट कंटेन कॉन्जुगेट बेस। इस सॉल्ट के अंदर कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि H2CO3 कार्बोनिक एसिड जब अपना एक प्रोटॉन रिलीज करेगा तो बनेगा कॉन्जुगेट बेस यानी HCO3 नेगेटिव, और फिर इसके साथ हमने सोडियम या पोटेशियम लगा दिया तो ये सॉल्ट बन गया। तो अब अगर आपको बफर सॉल्यूशन बनाना है, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये ऊपर वाला जो बफर सॉल्यूशन है ये आमतौर पर pH 3.5 को कंट्रोल करता है। pH 3.5 का मतलब इस रेंज में 3 और 4 की रेंज में pH को कंट्रोल करता है, जबकि ये जो आपके सामने मैंने लिखा है ये आमतौर पर pH जो है ये 7.2 और 7.5 इस रेंज ऑफ pH को कंट्रोल करता है। तो मुख्तलिफ बफर सॉल्यूशन अवेलेबल हैं और वो मुख्तलिफ pH को कंट्रोल करने में काम आते हैं, और हर बफर सॉल्यूशन डिफरेंट pH को कंट्रोल करता है, लिहाजा हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल में दे रहा हूं बफर सॉल्यूशन की, HCN, दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड, और हाइड्रोजन साइनाइड से जब H चला जाएगा तो ये बन जाएगा CN नेगेटिव। CN नेगेटिव इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। CN नेगेटिव इज कंसीडर्ड टू बी अ कॉन्जुगेट बेस, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कॉन्जुगेट बेस कभी भी आपको नहीं मिलेगा, तो आपको लेना पड़ेगा इसका सॉल्ट। वो सॉल्ट आप सोडियम सॉल्ट भी ले सकते हैं, वो आप पोटेशियम सॉल्ट भी ले सकते हैं। HCN वीक एसिड है और इस वीक एसिड का NaCN जो है वो कॉन्जुगेट बेस कंटेन कर रहा है, और ये सॉल्ट है विच कंटेन कॉन्जुगेट बेस। तो इस तरह के जो पेयर्स होते हैं इनको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग बफर सॉल्यूशन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं कि बफर सॉल्यूशन की वर्किंग ऑफ बफर सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हाउ डज बफर सॉल्यूशन मेंटेन pH, बफर सॉल्यूशन कैसे pH को कंट्रोल करते हैं अपॉन एडिशन ऑफ एसिड और अल्कली। जब आप जब आप बफर सॉल्यूशन के अंदर एसिड डालते हैं, या सिंपल पहले अगर सोचें वाटर के अंदर आपने एसिड डाला,
तो जैसे ही आप वाटर में एसिड डालते हैं तो एचाइन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और सोल्यूशन एसिडिक हो जाता है। या अगर आप पानी के अंदर अल्कली डालते हैं, बेस डालते हैं, तो OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, सोल्यूशन अल्कलाइन हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पीएच चेंज उस वक्त होती है जब सोल्यूशन के अंदर एचाइन या OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए या चेंज हो जाए। अगर एचाइन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, और अगर एचाइन की कंसंट्रेशन कम हो गई तो सोल्यूशन जो है वो कम एसिडिक हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बफर सॉल्यूशन की वर्किंग का तरीका ये होता है कि जब आप बफर सॉल्यूशन के अंदर एसिड या अल्कली डालते हैं तो वो एसिड या अल्कली, आने वाले एसिड या अल्कली को इस तरह से रिएक्ट करते हैं उनके साथ कि वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन को कंट्रोल कर लेते हैं। अगर आपको ये बात इस तरह समझ में नहीं आई तो मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूं कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए, जब तक कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन या कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन कंट्रोल में रहेगी, पीएच भी कंट्रोल में रहेगी। अगर H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई या H आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई तो अल्टीमेटली पीएच भी तब्दील हो जाएगी। तो बफर सॉल्यूशन क्या करता है कि वो H आयन की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। आपने HCl डाला, आपने एसिड डाला बफर सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन पीएच तब्दील नहीं हुई, यानी इसका मतलब ये हुआ कि उस बफर सॉल्यूशन ने पीएच को कंट्रोल किया है, और उस बफर सॉल्यूशन ने पीएच को इस तरह से कंट्रोल किया है कि उसने आने वाले एसिड के साथ या आने वाले अल्कली के साथ कुछ ऐसा किया कि वो एसिड या अल्कली जो है उसमें मौजूद जो एचाइन या OH आयन है वो गायब हो गए, कंज्यूम हो गए, इस्तेमाल हो गए। याद रखिएगा, जब तक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन चेंज नहीं होगी, पीएच चेंज नहीं होगी। अगर आपने किसी बफर सॉल्यूशन के अंदर एचाइन ऐड किए हैं और वो एचाइन इंक्रीज नहीं हो रहे, एचाइन कहीं कंज्यूम हो रहे हैं, तो फिर पीएच भी कंट्रोल में रहेगी। जब तक फ्री एचाइन नहीं बढ़ेंगे तब तक पीएच चेंज नहीं होगी। अब आप फर्ज कीजिए कि हम बफर सॉल्यूशन ले रहे हैं ऑफ CH3CO2H एंड CH3CO2Na का। इन दोनों के बफर सॉल्यूशन हमने बनाया है, और अब मैं आपको वर्किंग एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि किस तरह से ये बफर सॉल्यूशन जो है पीएच को कंट्रोल करता है अपॉन एडिशन ऑफ एसिड और अल्कली। ये एक्सप्लेनेशन 3 मार्क का क्वेश्चन है पेपर का, जिसमें एग्जामिनर आपसे कहता है कि विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ पीएच इज कंट्रोल्ड अपॉन एडिशन ऑफ एसिड और अल्कली, और वो आपको बफर सॉल्यूशन बताता है कि इस बफर सॉल्यूशन का बताइए कि हाउ पीएच इज कंट्रोल। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं पहले एक केस, कि जो CH3CO2H है ये वीक एसिड है, और ये वीक एसिड जो है ये वीक एसिड है, और ये वीक एसिड आपको पता है रिवर्सिबल होता है, पार्शियली डिसोसिएट होता है, और ये पार्शियली डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव और CH3CO2 नेगेटिव। इसके अलावा आपने इस बफर सॉल्यूशन में जो एक और चीज डाली है वो CH3CO2Na है, और ये रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है, क्योंकि ये सॉल्ट है और ये सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा इनटू CH3CO2 नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। अच्छा, अब आप एक बात और ऑब्जर्व करें यहां पर कि जो ऊपर वाला रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सॉल्यूशन के अंदर एचाइन और कॉन्जुगेट बेस की जो सप्लाई होगी वो लिमिटेड होगी, लेकिन ये जो कंपाउंड है
ये कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर है, इसका मतलब हुआ कि इस सॉल्यूशन में CH3CO2 नेगेटिव जो होगा वो एक्सेस में होगा। CH3CO2 नेगेटिव दो जगह से आ रहा है, कॉन्जुगेट बेस दो जगह से आ रहा है, एक सॉल्ट की आयोनाइजेशन से और एक वीक एसिड के डिसोसिएशन से। लेकिन वीक एसिड का जो डिसोसिएशन है उससे कॉन्जुगेट बेस कम प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जो ज्यादातर कॉन्जुगेट बेस की सोर्स है वो आपका सॉल्ट है, बिकॉज सॉल्ट इज अ सोर्स ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब आपने इन दोनों का मिक्सचर बनाया जिसके अंदर ये वीक एसिड भी मौजूद है, कॉन्जुगेट बेस भी मौजूद है और H पॉजिटिव आयन भी मौजूद है। अब आप नेक्स्ट क्या होगा कि आपने इस बफर सॉल्यूशन के अंदर HCl डाल दी। अब एग्जामिनर आपसे ये कहता है कि आप एक्सप्लेन करो कि हाउ pH इज कंट्रोल्ड अपॉन एडिशन ऑफ HCl या अपॉन एडिशन ऑफ एसिड इन दिस बफर सॉल्यूशन। अब जरा बात को समझिएगा, थोड़ा टेक्निकल मसला है। सबसे पहले जब आप HCl डालेंगे तो HCl डालने का मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इंक्रीज होगी, क्योंकि HCl जो आपने डाला है वो अपने साथ H पॉजिटिव आयन लाएगा, और जब H पॉजिटिव आयन आएंगे यहाँ पर, जब H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक ये H आयन की अगर यहाँ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो इक्विलिब्रिया शिफ्ट्स टू लेफ्ट साइड, इक्विलिब्रिया शिफ्ट्स टू बैकवर्ड डायरेक्शन। ये अब मसला है कि अगर आपको ली चैटलर प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो आप प्रॉब्लम आप फील करेंगे, लेकिन अगर ली चैटलर क्लियर है कि जहां कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं रिएक्शन उसके अपोजिट साइड पे जाता है, तो अगर आपने बाहर से HCl डाला है, HCl इज अ सोर्स ऑफ H पॉजिटिव आयन, इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन में जो H पॉजिटिव आयन पहले थे अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, ज्यादा हो गए H पॉजिटिव आयन, तो यहां पर H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई। और जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इंक्रीज हुई, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, मैं यहां लिख रहा हूं कि ये इक्विलिब्रिया जो है, इक्विलिब्रिया शिफ्ट टू लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये है कि इक्विलिब्रिया शिफ्ट्स टू बैकवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रिया शिफ्ट्स टू बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, अब सवाल ये है कि इक्विलिब्रिया को बैकवर्ड जाने के लिए ये चाहिए कॉन्जुगेट बेस, तो इक्विलिब्रिया को बैकवर्ड जाने के लिए जो कॉन्जुगेट बेस प्रोवाइड करता है वो आपका ये सॉल्ट, बिकॉज सॉल्ट के अंदर कॉन्जुगेट बेस एक्सेस में था, तो सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी कॉन्जुगेट बेस एक्सेस में मौजूद है, तो जैसे ही आपने HCl डाला तो आने वाला जो एडिशनल H पॉजिटिव आयन है उसको इस कॉन्जुगेट बेस के साथ उसका रिएक्शन होगा और ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता रहेगा। और ये कब तक बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता रहेगा? टिल all additional H positive ions, till all additional H positive ions are consumed. Till all additional H positive ions are consumed. यानी अगर फर्ज करें कि आपने एडिशनल 50 आयंस डाले थे H पॉजिटिव आयन, तो वो उस वक्त तक बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता रहेगा जब तक कि वो 50 एडिशनल आयंस कंज्यूम नहीं हो जाते, and concentration of H positive ion is regained, यानी दोबारा से वही सूरत हाल नहीं हो जाती जो पहले थी। तो ये रिएक्शन उस वक्त तक बैकवर्ड डायरेक्शन में चलता रहेगा जब तक के एडिशनल H पॉजिटिव आयन कंज्यूम नहीं हो जाते, and once additional H positive ions are consumed,
concentration of H positive ion is regained, इसका मतलब ये हुआ कि pH is regained, because pH तब्दील उसी वक्त होगी जब H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी। अब बफर सॉल्यूशन में क्या होता है कि चूंकि बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड के साथ साथ हमने उसका सॉल्ट यानी कॉन्जुगेट बेस भी डाला हुआ है, तो जैसे ही आप एसिड में एसिड डालते हैं बफर सॉल्यूशन में, तो बफर सॉल्यूशन में एसिड जो है वो कॉन्जुगेट बेस से रिएक्ट करता है, और कॉन्जुगेट बेस से रिएक्ट करके वो उस वक्त तक रिएक्ट करता रहता है और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलता रहता है जब तक के ऑल एडिशनल H पॉजिटिव आयंस आर कंज्यूम्ड, and once additional H positive ions are consumed, that means equilibria is regained, और equilibria regain करने का मतलब है कि pH is regained। और अगर एग्जामिनर कहता है कि with the help of equation आप शो करें, तो यहां पर इक्वेशन ये है कि conjugate base रिएक्ट कर रहा है H पॉजिटिव आयन के साथ, और ये उस वक्त तक रिएक्ट करता रहेगा till all additional H positive ions are consumed। ये है बेटा वो डिस्क्रिप्शन जो आपको देना होगा जब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि आप बताओ कि हाउ pH इज कंट्रोल्ड अपॉन एडिशन ऑफ HCl या अपॉन एडिशन ऑफ एसिड इनटू बफर सॉल्यूशन। और अगर कहता है कि विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन डिस्क्राइब करो, तो ये मैंने आपके सामने इक्वेशन लिख दी है। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है कि व्हाट इज हैपनिंग व्हेन एसिड इज एडेड टू अ बफर सॉल्यूशन। इसको सुकून से देखिए, इक्वेशन को सुकून से देखिए, और अगर आपको लगता है कि किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपको करना है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। तो जी इसका मतलब ये है कि होपफुली आपको बात समझ में आ गई है। अब हम आते हैं दूसरे एडिशन की तरफ, और दूसरा एडिशन ये है कि अगर आप इसी बफर सॉल्यूशन में NaOH डालते हैं, NaOH का मतलब है कि आपने बफर सॉल्यूशन के अंदर अल्कली ऐड कर दी। अब बफर सॉल्यूशन क्या होता है कि वो पीएच को कंट्रोल करता है। अब आपने अल्कली डाला, अल्कली इज अ सोर्स ऑफ OH नेगेटिव आयन। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बफर सॉल्यूशन के अंदर अल्कली डालेंगे, अल्कली डालने पर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इंक्रीज होगा। ये है CH3CO2H to form CH3CO2 negative plus H positive। आपने अल्कली डाला तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इंक्रीज हुई, और ये OH नेगेटिव आयन चूंकि अल्कली है तो ये अल्कली किससे रिएक्ट करेगा, अल्टीमेटली अल्कली जो है, अल्कली या OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन रिएक्ट्स विद H पॉजिटिव आयन, यानी एसिड से रिएक्ट करेगा। जैसे ही आप अल्कली डालेंगे तो H पॉजिटिव आयन जो यहाँ पे मौजूद हैं एसिड के, और आने वाला अल्कली OH नेगेटिव, ये दोनों मिलकर H2O बना देंगे। अच्छा, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगा, जब आप यहाँ पर इसको H पॉजिटिव आयन रिएक्ट कर जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि OH नेगेटिव आयन डालने से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि H पॉजिटिव आयन अल्कली से रिएक्ट कर गया, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन डिक्रीज कर जाएगी।
और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन के डिक्रीज करने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू ली चैटियर प्रिंसिपल, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कम होती है तो इक्विलिब्रिया शिफ्ट्स टू राइट साइड। इक्विलिब्रिया shifts to राइट साइड। ये इक्विलिब्रिया राइट साइड पर, राइट साइड का मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये इक्विलिब्रिया राइट साइड पे मूव करेगा, यानी कि एसिड डिसोसिएशन शुरू होगा और ये इक्विलिब्रिया शिफ्ट करेगा राइट साइड पर टिल concentration of H positive ion is regained। ये उस वक्त तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा टिल concentration of H positive ion is regained। और जब concentration of H positive ion regain हो जाएगी, इसका मतलब है कि pH regain हो गई। यानी हालांकि आपने अल्कली डाला था और उस अल्कली ने इम्पैक्ट भी डाला, लेकिन सॉल्यूशन ने उस इम्पैक्ट को खत्म कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, और न्यूट्रलाइज करने के बाद जितना भी एडिशनल OH नेगेटिव आयन था वो OH नेगेटिव आयन कंज्यूम हो गया, वो OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन ने इस्तेमाल कर लिया और कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन रीगेन हुई और इक्विलिब्रिया रीगेन हुई। This is how pH is controlled upon addition of acid or alkali into a buffer solution. Hopefully आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। इसकी एक इक्वेशन तो ये पॉसिबल है कि आपको अगर कहता है एग्जामिनर के विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन यू हैव टू शो, तो ये इक्वेशन कि H आयन रिएक्ट कर रहा है आने वाले OH आयन के साथ टू मेक वाटर, और फिर इक्विलिब्रिया राइट पे शिफ्ट होगा, वो मजीद H आयन प्रोड्यूस करेगा ताकि जो H आयन में कमी हुई है वो कमी पूरी हो जाए और रिएक्शन में सॉल्यूशन के अंदर pH कंट्रोल हो। अब मैंने आपसे एक आइडियल एग्जांपल डिस्कस की है। एग्जाम के अंदर आपको कोई भी बफर सॉल्यूशन दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि आप सेम एक्सप्लेनेशन दें, नाउ यू हैव अ बफर सॉल्यूशन ऑफ HX एंड NaX, आप इसमें डिस्कस करें, तो वही बातें जो मैंने ऊपर डिस्कस की हैं वो बातें आप यहां पर डिस्कस करेंगे कि जब आप इस बफर सॉल्यूशन के अंदर एसिड डालेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन बढ़ेगा, इक्विलिब्रिया बैकवर्ड शिफ्ट होगा टिल concentration of H positive ion is regained and all additional H positive ions are consumed। और फिर वाइस वर्सा होगा जब आप एक्सप्लेन करेंगे अल्कली का एडिशन। तो जो मैंने आपसे डिस्कशन किया है कि हाउ pH इज कंट्रोल्ड, तो दोनों डिस्कशन एसिड के या अल्कली के वो एक ही डिस्कशन होगा, एग्जाम्पल चेंज होती रहेगी। अब जैसे आप इक्वेशन की बात अगर करें, यहां हमने इक्वेशन कॉन्जुगेट बेस के साथ लिखी थी, तो अब आपको अगर क्वेश्चन के अंदर कोई और कॉन्जुगेट बेस गिवन है तो आप इक्वेशन उसके साथ लिख दें। जैसे यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस जो है वो X नेगेटिव है, तो जिस जगह पर आपने कॉन्जुगेट बेस लिया था वहां X नेगेटिव आ जाएगा प्लस H पॉजिटिव टू फॉर्म HX। तो ये आइडिया है जो आपको फॉलो करना है और इस तरह से आप जो है वो बफर सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए।
पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूं। पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए पीएच इज इक्वल टू पीकेए। पीके मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, नेगेटिव लॉग ऑफ के वैल्यू को कहते हैं, प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड। ये फॉर्मूला आप देखिए, ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं टू कैलकुलेट पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए के वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। के वैल्यू डिसाइड करती है कि किस तरह का बफर सॉल्यूशन बनेगा। फर्ज कीजिए कि आपको मैं कहता हूं कि 0.1 मोल पर डीएम क्यूब इथेनोइक एसिड, 0.1 mole per dm cube of ethanoic acid and 0.06 mole per dm cube sodium ethanoate या बल्कि मैं मोल ले लेता हूं, सिर्फ मोल और मोल sodium ethanoate were dissolved in 1 dm cube of solution। और सवाल आपका ये है कि फाइंड आउट pH of buffer solution when Ka for ethanoic acid, Ka for ethanoic acid is 1.56 10 to the power minus 5 mole per dm cube। pKa is equal to negative log of Ka। पहले हम pKa से pKa की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय टेकिंग नेगेटिव लॉग, और नेगेटिव लॉग ऑफ Ka value and Ka is 1.56 10 to the power minus 5। इससे आपने pKa वैल्यू निकाली। उसके बाद pH के फॉर्मूले में आप पुट करेंगे pK वैल्यू। तो आंसर आ रहा है, अगर कोई आंसर निकाल सके। मुझे लग रहा है कि कोई इशू हो रहा है कम्युनिकेशन में, आवाज वगैरह के सिलसिले में, शायद ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक और प्रॉब्लम भी हो रहा है कि जूम भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, चैट भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो कोई किसी ने अगर कैलकुलेट किया हो तो मुझे बता दें। जी, मेरा ख्याल है कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या तो आपको मेरी आवाज नहीं आ रही।
बहरहाल यहाँ पर आपने नेगेटिव लॉग ऑफ के ए पुट करना है प्लस लॉग ऑफ, यहाँ पर इथेनोइक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है 0.1 और 0.06 मोल ऑफ सोडियम इथेनोएट, ये सोडियम इथेनोएट सॉल्ट है। तो लॉग ऑफ 0.06 डिवाइडेड बाय 0.1, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यू विल गेट, ये सॉल्यूशन की पीएच को कैलकुलेट करने का तरीका है। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल ये है कि मैं इसको आज यहीं स्टॉप करता हूँ। वजह ये कि कुछ इशू चल रहे हैं मेरे ख्याल में, और ये कुछ लोग के डिस्कनेक्शंस भी हो रहे हैं और जूम भी प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। पर इसको हम बफर सॉल्यूशन को इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।